हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोलारा एक्टिव फार्मा के बारे में। इस कंपनी का हम डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस कंपनी ने मार्च में 450 के लो से अभी ये 1153 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो इस कंपनी ने मार्च से लेके अब तक शेयर होल्डर्स को 2 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो हम इस कंपनी का बिजनेस समझेंगे, डिटेल्स देखेंगे और एंड में समझेंगे कि क्या इस कंपनी को अभी भी हमें खरीदना चाहिए या इस कंपनी में हमारा क्या पोजीशन होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी का बैकग्राउंड के साथ। तो ये जो सोलारा एक्टिव फार्मा कंपनी है, ये जो बनी थी 2018 में स्ट्राइड ससुन और सीक्वेंट साइंटिफिक से डिमर्ज होके। तो स्ट्राइड ससुन और सीक्वेंट साइंटिफिक इसके प्रमोटर कॉमन थे, इसके प्रमोटर एक ही है, अरुण कुमार, जिन्होंने डिसाइड किया कि जो लो मार्जिन एपीआई का बिजनेस है, तो यहाँ मार्जिन बहुत कम है, तो इसको हम डिमर्ज करके एक अलग एंटिटी बना देते हैं, एक अलग कंपनी बना देते हैं, जिससे कि क्या होगा, वो कंपनी फोकस कर पाएगी लो मार्जिन बिजनेस पे, वहां कॉस्ट इफिशिएंट बन पाएगी और उस पर फोकस कर पाएगी। और ये जो मेन कंपनी इनकी स्ट्राइड ससुन, ये फॉर्मुलेशन बिजनेस में फोकस करेगी। आपको मैं बता दूं कि एपीआई जो होती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि आपकी दवाई का मेन असर आता है, तो एपीआई की मटेरियल होता है। पर ये जो एपीआई थी इनके पास, आइबुप्रोफेन वगैरह, ये लो मार्जिन की एपीआई थी, कमोडिटाइज बिजनेस था। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है तो कॉस्ट को बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ मार्जिन मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, तो इन्होंने इसको अलग करके सोलारा एक्टिव फार्मा बना दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डिमर्जर हुआ था, इसके तहत स्ट्राइड ससुन से आप देखेंगे तो फार्मुलेशन और हाई मार्जिन एपीआई का बिजनेस इसने खुद रखा और लो मार्जिन का जो एपीआई का बिजनेस था वो सोलारा को दे दिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो सीक्वेंट साइंटिफिक से ये कंपनी इनकी एनिमल हेल्थ एपीआई और ह्यूमन एपीआई में काम करती थी, तो इसका जो ह्यूमन एपीआई का डिवीजन था, इसे सोलारा एक्टिव फार्मा को दे दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों कंपनी से इसको सोलारा एक्टिव फार्मा को एपीआई का बिजनेस मिला। तो सोलारा एक्टिव फार्मा पे ये प्योरली एपीआई बिजनेस पे फोकस करना चाहते थे और बाकी जो इन कंपनीज है फॉर्मुलेशन और हाई मार्जिन प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहती थी और एनिमल हेल्थ एपीआई पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सोलारा एक्टिव फार्मा बनाया इसलिए गया था ताकि ये कंपनी एपीआई बिजनेस पे फोकस कर सके। यहाँ मार्जिन बहुत कम है, तो इसका मार्जिन इंप्रूव करने के लिए कॉस्ट इफिशिएंट बन पाए, तो ये इनका मेन मोटिव था। तो अगर डिमर्जर के और डिटेल देख लेते हैं, तो ये कंपनी का जो डिमर्जर प्लान हुआ था, ये 2017 में स्ट्राइड ससुन और सीक्वेंट साइंटिफिक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया। मार्च 2018 में एनसीएलटी से इन्हें अप्रूवल मिल गया डिमर्जर के लिए, और जून 27 2018 को ये जो नई एंटिटी बनी सोलारा एक्टिव फार्मा, वो मार्केट में एनएससी और बीएससी पे लिस्ट हो गई। अगर आप देखेंगे तो हर 6 शेयर जो स्ट्राइड्स के शेयर होल्डर ने होल्ड करते थे, उन्हें एक शेयर मिला सोलारा एक्टिव फार्मा का। यहाँ पे स्ट्राइड ससुन और सीक्वेंट साइंटिफिक दोनों ही लिस्टेड कंपनीज है मार्केट में, और हर सीक्वेंट साइंटिफिक शेयर होल्डर जिसके पास 25 शेयर थे, उन्हें एक शेयर दिया गया सोलारा एक्टिव फार्मा। ये हो गया डिमर्जर प्लान, जिसके तहत आप देख सकते हैं सोलारा एक्टिव फार्मा बना था। तो इसका मेन मोटिवेशन ही था एपीआई का बिजनेस, जिसपे ये फोकस कर पाए, कॉस्ट इफिशिएंट बन पाए। तो ये हो गया इसका बैकग्राउंड डिमर्जर प्लान। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ये जो कंपनी है हमें नई दिख रही है, पर इसके जो बिजनेसेस है वो पुराने हैं, डिमर्ज होके बनी है। चलिए आगे देखते हैं आज के दौर में ये कंपनी क्या करती है, इसकी क्या सिचुएशन है, इसकी क्या पोजीशन है। जैसा कि हमने देखा, इसको बनाया गया था एपीआई बिजनेस डिमर्ज करके। तो आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो ये जो सोलारा एक्टिव फार्मा है, ये ग्लोबली अगर आप देखेंगे दुनिया भर में अब एपीआई में टॉप प्लेयर्स में आती है। इसमें से इनके कुछ प्रोडक्ट है जिसमें ये या तो टॉप पे है या टॉप प्लेयर्स में आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं आइबुप्रोफेन एक है। हमारे पिछले वीडियो में आपने देखा था आईएलसीपी के बारे में हमने बनाया था, जिसमें वो आइबुप्रोफेन में वो लीडर है। ये कंपनी भी टॉप प्लेयर है आइबुप्रोफेन में। इसके अलावा आप देखेंगे प्राजिक्विंटल, गाबापेंटिन जैसे एपीआईज बनाती है। इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे एपीआई के बहुत ही ज्यादा है, पर इसके कुछ एपीआईज है जिसमें ये वन ऑफ द लीडर्स है ग्लोबली। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनके थेराप्यूटिक एरियाज में भी कंट्रीब्यूशन है, जिसे आप देख सकते हैं किडनी डिसीज के लिए एपीआई बनाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए ड्रग बनाते हैं। तो ये थेराप्यूटिक एरिया में भी इनके एपीआईज है। ये तो इनकी जो टॉप एपीआईज है वही हमने मेंशन की है। इसके अलावा इस कंपनी के बहुत सारे एपीआईज हैं, जिसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस कंपनी के वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं आपको इनकी एपीआई के बिजनेस कौन कौन से डोमेन के लिए है वो कमेंट में लिख के बता दूंगा। वो लिस्ट बहुत बड़ी है, हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी क्रैम्स बिजनेस पे भी बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। क्रैम्स बेसिकली होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसके तहत कंपनी दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिसर्च में हेल्प करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प करती है, और बाद में अगर वो प्रोडक्ट अप्रूव हो गया तो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग में भी हेल्प करती है। क्रैम्स बिजनेस क्या होता है, इस पे इतना ज्यादा फोकस क्यों है, ये समझने के लिए आप मेरा सिंजीन का वीडियो देख लीजिए। सिंजीन इंडिया में क्रैम्स बिजनेस में लीडर है और सिंजीन क्रैम्स का ही बिजनेस करता है। क्रैम्स का बिजनेस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप वो वीडियो मैं रिकमेंड करूंगा, आप जरूर देखें। क्रैम्स बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है आज के टाइम में और उसके फ्यूचर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चाइना की कंपनी अगर आप देखेंगे क्रैम्स के बिजनेस में लीडर है,
पर चाइना के तहत सेंटिमेंट अगेंस्ट है अभी भी ग्लोबल प्लेयर में, तो वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या कर रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स से क्रैम्स का बिजनेस करा रहे हैं या एपीआई का बिजनेस करा रहे हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे कि एपीआई से लेके क्रैम से लेके हर जगह इंडियन प्लेयर्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्रैम्स का बिजनेस भी आप जरूर समझ लीजिए, सिंजन का वीडियो जरूर देखिए आप। इस कंपनी के पास अगर आप देखेंगे तो 200 के ऊपर साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काम आते हैं। इसके अलावा अगर आप क्रैम्स बिजनेस देखेंगे तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च करते हैं वहां भी आपको साइंटिस्ट लगते हैं। तो इस कंपनी के पास 200 साइंटिस्ट हैं। इस कंपनी के 2 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, एक बैंगलोर में है, एक चेन्नई में है। इसके अलावा इस कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, अंबरनाथ, कटलोर, मैंगलोर, मैसूर, पुडुचेरी एंड विशाखापट्टनम में। यहाँ आप देख सकते हैं 2 रिसर्च सेंटर है, 6 एपीआई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। ये मोस्टली अगर आप इनका देखेंगे एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वेस्टर्न इंडिया और साउदर्न इंडिया में है। ये कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट देखेंगे तो हाई वैल्यू कमर्शियलाइज एपीआई बनाती है। इसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इनका जो बिजनेस का रेवेन्यू कैसा आ रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, उसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अगर आप देखेंगे आज के दौर में ये कंपनी 75 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट सेल करती है। इस कंपनी के पास आज के दौर में 80 के ऊपर कमर्शियल एपीआईज है और 25 एपीआई अंडर डेवलपमेंट है। तो इनकी जो न्यू एपीआई है वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आर&डी करके बनाए जिसकी मार्जिन ज्यादा हो, जो नीश प्लेयर हो, ताकि वहां कंपटीशन कम हो और ये मार्जिन कमांड कर पाए। क्योंकि अगर आप इनका देखेंगे एग्जिस्टिंग जो एपीआईज था वो बहुत ही ज्यादा कमोडिटाइज था। आइबुप्रोफेन वगैरह आप देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा कमोडिटाइज है और उसके प्राइसेस पास्ट में इतने अच्छे रहे नहीं थे, जिससे प्रॉफिट बहुत कम होता था। कुछ कंपनीज लॉस भी बनाती थी उसमें। अगर आइबुप्रोफेन में देखें, आयोल केमिकल लॉस बनाती थी, आज वो प्रॉफिटेबल है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रही है। तो ये जो आप देखेंगे एपीआई का जो बिजनेस है बहुत ज्यादा कमोडिटाइज्ड है। इसके जो रॉ मटेरियल है आप देखेंगे ये चाइना से मोस्टली सोर्स होता है। लोकल प्लेयर्स भी सोर्स करते हैं पर इनके प्राइसेस ज्यादा होते हैं। तो आज भी एपीआई का बहुत ज्यादा जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से सोर्स हो रहा है। बहुत ज्यादा कंपनीज फोकस कर रही है बैकवर्ड इंटीग्रेशन में। ये कंपनी भी फोकस कर रही है कि जो इनके की स्टार्टिंग मटेरियल है वो बैकवर्ड इंटीग्रेट करके खुद ही बनाए, जिससे कि इनके पास कंट्रोल वो आ जाए। और ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन से क्या होता है कि आपकी कंपनी का कॉस्ट कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईली कमोडिटाइज बिजनेस है, वहां से ये कंटिन्यू कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो नए प्रोडक्ट ये बना रहे हैं खुद के साइंटिस्ट की हेल्प से, वहां ये फोकस कर रहे हैं कि वो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में जाए, कॉम्प्लेक्स एपीआईज में जाए, जहां इनकी मार्जिन इंप्रूवमेंट होगी। इस कंपनी के हम रिजल्ट में भी देखेंगे इनके मार्जिन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुए। उसकी बहुत सारी वजह रही है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं आप कि इनका जो रेवेन्यू का सोर्स है 35% इनका रेवेन्यू यूएस से आता है, 30% रेवेन्यू इनका यूरोपियन यूनियन से आता है, 3% जापान से आता है, 7% डब्ल्यूएचओ से आता है। यहाँ अगर आप देखेंगे इनका रेवेन्यू का मेजर सोर्स रेगुलेटेड मार्केट है। जैसा कि आप जानते होंगे यूएस, ईयू, जापान वगैरह बहुत ही ज्यादा रेगुलेटेड मार्केट है। वहाँ बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन होता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह का इंस्पेक्शन होता है, अप्रूवल इतना आसान नहीं होता। तो उसके बावजूद अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट ये हाईली रेगुलेटेड मार्केट में सेल हो रहे हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसका क्वालिटी कितना अच्छा होगा। तो इनके जो सारे मेजर अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यूएसएफडीए यूरोपियन यूनियन के तहत अप्रूव्ड है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए और इनका फोकस भी रहा है कि ये रेगुलेटेड मार्केट में भी एक्सपांड करते जाए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे 19% इनका रेवेन्यू साउथ ईस्ट एशिया वगैरह से भी आता है। तो चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था बैंगलोर और चेन्नई में इनका रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंबरनाथ में इनका मल्टीपर्पज एपीआई एंड इंटरमीडिएट फैसिलिटीज है। मैंगलोर में भी आप देखेंगे इनका लार्ज वॉल्यूम एपीआई का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। मैसूर में की इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरिंग साइट है इनका। कटलोर में अगर आप देखेंगे तो मल्टीपर्पज एपीआई एंड इंटरमीडिएट फैसिलिटीज है इनका। विजाक में अपना नया प्लांट बना रहे हैं, स्टेट ऑफ आर्ट ग्रीनफील्ड। ये प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे पुडुचेरी में इनका मल्टीपर्पज एपीआई फैसिलिटीज है और पुडुचेरी में ही इनका दुनिया का सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे तो आइबुप्रोफेन का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है। चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के सब्सिडरी के बारे में। तो मैंने आपको डिटेल्स बताया नहीं, पर डीमर्जर के बाद आप देखेंगे तो जो सब्सिडरीज है इसको भी कुछ मिली थी। अगर वो आज उनकी पोजीशन देखे क्या है, तो ये कंपनी के पास 3 सब्सिडरी है। केमस्मिथ पे लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड जिसमें ये 49% होल्ड करती है। सेक्वेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसमें अगर आप देखेंगे 89% होल्ड करती है कंपनी। और ससुन यूएसए जो कि अगर आप देखेंगे स्ट्राइड्स की सब्सिडरी हुआ करती थी, उसमें ये 100% होल्ड करती है। यहाँ अगर आप देखेंगे टर्नओवर और प्रॉफिट लॉस तो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ इनको अभी इस सब्सिडरी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट या बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, पर आप देख लीजिए इस कंपनी की ये सब्सिडरीज वगैरह है। इसके अलावा अगर आप हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी का, तो अगर 2017-18 में इसका रेवेन्यू हुआ करता था 1000 करोड़ के आसपास। 2018-19 में देखिए आप रेवेन्यू बढ़ के 1400 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो यहाँ रेवेन्यू ग्रोथ 2017-18 से 18-19 में बहुत ही अच्छा हुआ था। 2019-20 में आप देखेंगे तो इनका रेवेन्यू गिर गया है। ये रेवेन्यू गिरने की 2 वजह रही है। आप एक तो वजह रही है कि कोविड के चलते लॉकडाउन हुआ था Q4
में कुछ दिनों के लिए। इसके अलावा भी एक वजह रही है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ आप देखेंगे रेवेन्यू में 4% का डीग्रोथ आया है, 4% की गिरावट आई है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसके अलावा अगर आप एबिटा में देखें तो एबिटा इनका रेवेन्यू गिरने के बावजूद भी इस कंपनी का अगर आप एबिटा देखें तो 21% का ग्रोथ आया है यहाँ पिछले साल के कंपैरिजन में। और एबिटा देखें आप, इस कंपनी का कंटिन्यूअस इंप्रूव हुआ है। तो यहाँ अगर आप देखें कि किसी कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है फिर भी एबिटा इंप्रूव हो रहा है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत ही ज्यादा मार्जिन कमांड कर पा रही है। तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। मार्जिन में अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा कमोडिटाइज प्रोडक्ट ही है, एपीआई ही है इसके, फिर भी अगर आप देखेंगे आइबुप्रोफेन के प्राइसेस कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा बढ़े हैं और डिमांड उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और सप्लाई कम हो गई है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे आइबुप्रोफेन के प्राइसेस बढ़ी है, जिससे इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। यहाँ आप देखेंगे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है। इसके अलावा इस कंपनी ने ऑपरेशनल इफिशियंसी भी इंप्रूव की है, पर मैंने डिटेल निकालने की कोशिश की कि इनको जो ये एबिटा में मार्जिन इंप्रूवमेंट आया है ये कितने हद तक इनकी ऑपरेशनल इफिशियंसी से आया और कितने हद तक इन प्राइसेस के बढ़ने आए, पर वो डिटेल मिली नहीं। इनके कॉन कॉल में भी मैनेजमेंट ने वो डिटेल शेयर नहीं किया है। तो यहाँ मार्जिन जो इंप्रूवमेंट है मैनेजमेंट ने कंफर्म किया है कि दोनों वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है इनका। एक, जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी प्राइसेस बढ़ रही है जिसकी वजह से इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है, पर वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता क्योंकि और सारे प्लेयर आ जाते हैं और वो फिर मार्जिन गिर जाता है। और दूसरा, जो ऑपरेशनल इफिशियंसी की वजह से अगर आपका मार्जिन इंप्रूव हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, वो सस्टेनेबल होता है। पर अभी आप देखेंगे पिछले क्वार्टर और आगे तो जो रॉ मटेरियल है उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि आगे ये कितने हद तक सस्टेनेबल है जो मार्जिन है इनका। मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि 2% से ज्यादा की गिरावट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो +-2% में के रेंज में ही इनका मार्जिन रहेगा। तो एबिटा मार्जिन में जैसे आप देख पा रहे हैं 2017-18 में इनका मार्जिन 14 का हुआ करता था, आज आप देख पा रहे हैं 20 का हो गया है, 20.7। तो आप देखें कमोडिटाइज मार्केट में होते हुए एपीआई जहां बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं होता, उसके बावजूद भी इस कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। दो फैक्टर रहे हैं, जैसा मैंने बताया, ऑपरेशनल इफिशियंसी इनकी इंप्रूव हुई है और जो इनके प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस भी बढ़े हैं। आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट देखे तो इस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। 2017-18 में इनका आर-एन-डी स्पेंड देखे तो 10 करोड़ का था, वो बढ़कर 44 करोड़ पे पहुंच गया 2018-19 में और फिर 46 करोड़। ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो आर-एन-डी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा कर रही है और इसकी वजह है कि ये जो लो मार्जिन कमोडिटाइज बिजनेस है उससे थोड़ा आगे बढ़कर ये चाहते हैं कॉम्प्लेक्स एपीआईज में फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि वहां मार्जिन बहुत ज्यादा है और वहां पे आप देखेंगे तो वहां अगर मार्जिन ज्यादा है तो वो कंपनी के लिए अच्छा होता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स एपीआईज है वहां इस कंपनी का फोकस आगे रहेगा। तो देखते हैं इस कंपनी का ट्रांजिशन वहां हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, इस कंपनी के लिए भी। इसके अलावा नेट डेट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 2017-18 में 1.5 का था जो कि गिरकर 0.8 पे आ गया। तो यहाँ आप देखेंगे डेट रिडक्शन भी इस कंपनी ने अच्छा खासा किया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। नेट डेट टू एबिटा भी देखें तो इस कंपनी ने वहां भी रिडक्शन किया हुआ है, 4 से देखें आप 2.2। तो यहाँ डेट रिडक्शन हुआ है और इसका अगर देखें इनका एबिटा इंप्रूवमेंट भी हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए। एसेट टर्नओवर अगर आप देखें तो 1.7 टू 1.9 के रेंज में ही रहा है। पिछले साल इनका एसेट टर्नओवर डिक्रीज हुआ, रेवेन्यू डिक्रीज हुआ और उसकी वजह रही है, जैसा हमने देखा लॉकडाउन एक वजह रही है, आगे देखेंगे हम एक और वजह भी रही है। इसके अलावा अगर आप पिछले क्वार्टर जो Q1 क्वार्टर रहा है इसके बारे में अगर हम देखें तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है 353 करोड़ का रहा है। यहाँ पिछला क्वार्टर में अगर आप देखें रेवेन्यू काफी अच्छा आया इनका, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो 6% की ग्रोथ हुई है इनके रेवेन्यू में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो 14% की रेवेन्यू ग्रोथ आई है। Q4 जो था इनका इतना अच्छा नहीं रहा था और लॉकडाउन एक वजह थी, दूसरी वजह भी हम समझेंगे। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी ग्रोथ आया है Q1 में, ये बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग एबिटा भी देखेंगे तो इनका 100 करोड़ का रहा है जो कि ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो ये 28% इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 39% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ देखेंगे एबिटा में जो इंप्रूवमेंट है रेवेन्यू से काफी ज्यादा है। तो यहाँ भी मार्जिन अगर आप देख रहे हैं जैसे कि मार्जिन इनका कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है और रिपोर्टेड एबिटा में भी देखेंगे आप 30% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ अगर आप देखेंगे 43% की है। इसके अलावा अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखेंगे आप ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ 60% है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर का ग्रोथ 137% है। तो यहाँ आप देखेंगे टॉप लाइन ग्रोथ जो एबिटा ग्रोथ है वो 30% के आसपास है, 25% और क्वार्टर 1 में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। इसके अलावा मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि इस साल का उनका टारगेट है कि एबिटा ग्रोथ 25% हो, तो ये बहुत अच्छी बात है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो अचीव कर पाएंगे। तो ये इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात है, इस कंपनी में इस साल हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। एबिटा में देखें आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है। Q4 में इनकी एबिटा डिक्रीज हुई थी और मार्जिन भी, वरना आप देखें इनका जो मार्जिन है 15 से लेकर क्वार्टर 1 19 में 24 तक पहुंच गया। तो इस कंपनी के मार्जिन बहुत कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहे हैं। ये कितना हद तक सस्टेनेबल है वो अभी देखना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया। ऑपरेशनल इफिशिएंसी है तो वहां की जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है वो सस्टेनेबल है, पर प्राइसेस की वजह से कितना है वो ब्रेकअप अभी तक कंपनी ने दिया नहीं है। तो पर ये बहुत अच्छी बात है कि इनके मार्जिन बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें तो क्वार्टर 1 19 में 92 करोड़ से आप देखें 413 करोड़ Q3 20 में गए
थे। Q4 में इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिक्रीज हुआ था। फिर Q1 में अगर आप देखें तो 423 करोड़ का हुआ। EPS देखें, अर्निंग पर शेयर में भी देखें तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने मिला है हमें। Q1 में 19 में 2.9 करोड़ का, और फिर अगर 2.9 रुपीज का था EPS, और इसके बाद अगर आप देखें Q3 तक ये EPS 16 का पहुंच गया था। Q4 में गिरावट आई थी, पर Q1 में वापस अगर आप देखेंगे EPS 15.7 का है। तो अगर EPS अगर Q1 का 15.7 है और आगे भी EPS अगर इसका अच्छा रहेगा, तो हम अगर 15.7 का भी अगर EPS अज्यूम करें तो 59 के आसपास अगर साल का इनका EPS होगा। उससे ज्यादा ही होने की उम्मीद है, क्योंकि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि EBITDA जो है उनका इस साल ज्यादा बढ़ेगा। पर हाँ, ऐसी कंपनीज में रिस्क जरूर है, जैसा कि हम देख रहे हैं कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जो ये बनाते हैं API का बिजनेस। पर ये कंपनी थोड़ी अलग है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज होते हैं वो चार्ज नहीं करते अपने क्लाइंट को, वो उनसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो आइबुप्रोफेन वगैरह की प्राइसेस बढ़ी है, फिर भी ये अपने क्लाइंट से चाहते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिले, जिससे कि इस कंपनी को शॉर्ट टर्म में इतना ज्यादा प्रॉफिट देखने नहीं मिलेगा, पर इससे कंपनी में स्टेबिलिटी आ जाती है। कोई इश्यूज होंगे, प्राइसेस फ्लक्चुएशन होंगे, वो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने इस कंपनी की रेटिंग भी बहुत ज्यादा इंप्रूव की है, क्योंकि इनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट टर्म में सारी कंपनी अच्छी कर रही है, पर यही एक कंपनी है जो लॉन्ग टर्म में भी अच्छा करने की उम्मीद है, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म है। इसके अलावा नेट डेट टू एबिटा भी देखें तो आप यहाँ देखेंगे तो रिडक्शन आया है जून क्वार्टर में। डेट टू इक्विटी में भी रिडक्शन आया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे देखेंगे तो वहाँ अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने मिला है। तो पिछला जो क्वार्टर था इस कंपनी का काफी अच्छा रहा है, मार्जिन काफी अच्छी रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ देखने मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। मैं एक बात जो मैं आपको बताने वाला था कि डिस्कस करूंगा, पिछले ईयर में, पिछले क्वार्टर में इनकी रेवेन्यू ड्रॉप क्यों हुई थी। तो एक वजह जैसा आप जानते हैं लॉकडाउन, इसके अलावा एक बड़ी वजह रही थी कि इनके रेनिटिडीन करके एक API ये बनाते थे, जो कि इनके क्लाइंट सेल करते फाइनल ड्रग बना के। इनके क्लाइंट को वो ड्रग रिकॉल करना पड़ा, कस्टमर से वापस लेना पड़ा, डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंसी से वापस लेना पड़ा, और उसकी वजह रही थी कि वो ड्रग अगर आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ज्यादा समय तक रखते हैं, तो उससे उसमें जो कैंसर के एलिमेंट होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे कि कंज्यूम करने से कैंसर हो सकता है। तो उसके लिए इनके क्लाइंट ने सारे ड्रग्स रिकॉल कर लिए, और US FDA ने भी इसको सस्पेंड नहीं किया है, पर उन्होंने बोला है कि आप आगे फर्दर स्टडी कीजिए और देखिए कि इसको कैसे कम किया जा सकता है। इनके API में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही फाइनल ड्रग में प्रॉब्लम थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसको आप स्टोर करेंगे रूम टेम्परेचर में तो उससे कैंसर हो सकता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क था। तो ये अगर API देखें तो इनका टॉप 10 APIs में आता था ये रेनिटिडीन API, और इससे से कंपनी को 7% का रेवेन्यू आता था। तो यहाँ इस कंपनी को काफी बड़ा झटका मिला था। तो Q4 में इन्होंने इसके लिए प्रोविजन, जो इनके पास इन्वेंट्री थी उसके लिए इन्होंने प्रोविजन कर लिया, और इसके अलावा जो इनके प्रोडक्ट रिकॉल हुए हैं उससे इनको कोई इम्पैक्ट नहीं है, पर आगे इनको ऑब्वियसली ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे, इससे इनको इम्पैक्ट है। अभी कंपनी देख रही है कि US FDA का क्या रेगुलेशन वगैरह आता है उसके चलते, और कैसे ये उस फैसिलिटी को दूसरे प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इनके API में प्रॉब्लम नहीं रही है, पर ये कंपनी चाहे तो वो API दूसरे कंट्रीज में सेल कर सकती है, पर इस कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक ही प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो, जो ग्लोबली जो हमारे क्लाइंट्स के लिए अच्छा हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट से अगर किसी और कंट्रीज में सेल करेंगे जिससे इनके ब्रांड को इश्यू हो सकता है, तो वो कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करना चाहते। तो यहाँ इस कंपनी का जो स्टैंड है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। पर यहाँ आप देखेंगे तो एक प्रोडक्ट जो टॉप 10 में आता था, वहां इस कंपनी को बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा है, 7% रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। पर फिर भी आप देखेंगे इनका कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह हुआ है, और वो इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस से कर लिया है। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी नए नए बना रही है, वहां से पिछले साल तक इनको 7% रेवेन्यू आता था, पर गए Q1 में अगर आप देखेंगे 11% रेवेन्यू। तो ये कंपनी बहुत अच्छे से डाइवर्सिफिकेशन कर रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए। इसके अलावा अगर आप क्रैम्स का बिजनेस जैसे देखेंगे, आज के दौर में 10% या 10% से कम ही रेवेन्यू आता है इनको, पर ये कंपनी इस बिजनेस पे एक्टिवली फोकस कर रही है। और अगर आप देखेंगे जो इनके एक CEO हुआ करते थे, जिन्होंने रिसेंटली लास्ट ईयर रिजाइन किया और उस कंपनी Q1 तक थे, अभी उन्होंने अपना खुद की कंपनी चालू कर ली है, और वो कंपनी भी क्रैम्स बिजनेस में है। इसके अलावा अगर आप सिंजिन का वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्रैम्स बिजनेस बहुत ही अच्छे दौर से जा रहा है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के तहत क्रैम्स में जो भी प्लेयर क्रैम्स बिजनेस यूज करते थे, वो इंडिया क्रैम्स प्लेयर की तरफ देख रहे हैं। तो यहाँ इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और ये कंपनी कोशिश है कि इस क्रैम्स बिजनेस को एक्सपांड करे। तो ये ऑर्गेनिक तरीकों से भी इसमें एक्सपांशन कर रहे हैं, विजाक फैसिलिटी में भी ये क्रैम्स के लिए सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए भी ये कंपनी रेडी है, जिससे ये क्रैम्स में एक्सपांशन कर सके। और क्रैम्स बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप ड्रग के रिसर्च से लेके
आप उसके क्लिनिकल ट्रायल सब में हेल्प करते हैं, तो फिर जो कंपनी है वो कोशिश करती है मोस्टली आपके पास ही रहेगी और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी आपको ही देगी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल में बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। पर मैन्युफैक्चरिंग तक आने के लिए आप अगर कंपनी को हेल्प करेंगे क्लिनिकल ट्रायल और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपको ही मिलने की आशा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दूसरा अच्छा चीज क्या है कि क्रैम्स बिजनेस में आपको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। अगर आप देखेंगे ग्लोबल ट्रेंड क्रैम्स की तरफ फार्मा कंपनीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि वो अपना स्पेंडिंग कंट्रोल करने के लिए आउटसोर्स करना ज्यादा प्रेफर करती है। और ये आउटसोर्सिंग अगर आप देखेंगे तो मोस्टली चाइना में हुआ करता था, इंडिया में भी हुआ करता था, पर इसका शेयर, इंडिया का शेयर अभी भी बहुत कम है। इस साल से बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है इंडियन शेयर क्रैम्स बिजनेस में। और एक सीईओ के जाने के बाद मिस्टर भरत शेषा नए सीईओ बने इस कंपनी के। इनका भी बैकग्राउंड देखा, इनका बैकग्राउंड अच्छा है, इनको 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर चुके हैं ये, और रेगुलेटेड मार्केट में भी ये काफी काम कर चुके हैं। तो यहाँ सीईओ में कोई इश्यूज हमें मुझे देखने नहीं मिला। और इनका जो वीजा का फैसिलिटी है फेज 1 वो लाइव हो चुका है, तो Q2 से उससे रेवेन्यू देखने मिल जाएगा। और वो जो फेज 1 फैसिलिटी इन्होंने बनाई है वो आइब्यूप्रोफेन और उसके डेरिवेटिव बनाने में काम आएगा। जैसा कि आप देख रहे ILCP की वीडियो में देखा होगा कि आइब्यूप्रोफेन के प्राइसेस बढ़े हैं, तो यहाँ इस कंपनी को भी बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि इन्होंने कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है 4800 से 8400। यहाँ ILCP को भी थोड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आइब्यूप्रोफेन ये कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ रही है, तो उस कंपनी के जो सप्लाई शॉर्टेज है वो कम, वो इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा और प्राइसेस कंट्रोल होगी, प्राइसेस स्टेबलाइज होंगी। पर ILCP के मैनेजमेंट ने कहा था कि जो प्राइसेस हैं अभी की वो सस्टेन करेंगे अगले 1 साल तक। इसके अलावा जो फेज 2 है विजाक फैसिलिटी का, उसके डिजाइन ये मोस्टली कोशिश कर रहे हैं कि वहां बहुत सारे एपीएस बना सके, उसको स्पेसिफिक ना रखें, और दूसरा उस फैसिलिटी में क्रैम्स बिजनेस के लिए भी अपना सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने देखा कि 25+ प्रोडक्ट इनके पाइपलाइन में है, और वो प्रोडक्ट ये कोशिश कर रहे हैं कि नीश सेगमेंट में हो, जिससे कि वहां पे मार्जिन इनका बढ़ सके। इसके अलावा इस कंपनी ने ड्रग मास्टर फाइल किया हुआ है 150 के ऊपर। ड्रग मास्टर फाइल बेसिकली क्या होता है कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए जो भी मार्केट में आपको सेल करना है वो रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए वहाँ ड्रग मास्टर फाइल करते हैं। यहाँ 150+ ड्रग मास्टर फाइल किया हुआ है इस कंपनी ने। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इन्होंने 6 प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे उसको 8 न्यू ज्योग्राफीज में बढ़ाया है। तो यहाँ कंपनी की स्ट्रेटेजी रही है कि नए नए प्रोडक्ट तो लॉन्च करे ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 पाइपलाइन में है, 150 ड्रग मास्टर फाइल किया। इसके अलावा ये कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट भी नए नए ज्योग्राफीज में एक्सपांड कर रही है। इसके अलावा हमने जैसे देखा था कि इनके जो प्रोडक्ट है वो रेगुलेटेड मार्केट में काफी ज्यादा सेल होते हैं। और इसके अलावा एक नया अपडेट है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनके जो प्रमोटर है उन्होंने खुद को पब्लिक शेयर होल्डर में क्लासीफाई होने के लिए सेबी को नोटिस दे दिया है। तो इस कंपनी ने सेबी को नोटिस दिया है कि इनके जो प्रमोटर है उनके जो शेयर होल्डिंग है उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि अगर आपके प्रमोटर का कंट्रोल नहीं रहेगा कंपनी में तो एक प्रोफेशनली ये कंपनी रन हो सकती है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे क्यूएन में इनका जो रेगुलेटेड मार्केट से रेवेन्यू 76% आया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब अगर देखेंगे तो इनके जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वहां से 50% से ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है। एक थोड़ी बुरी खबर है कि इनके जो कटलोर फैसिलिटी है उसको यूएस एफडीए ने ऑफिशियल एक्शन OAI ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जिसके तहत इनको काम करना पड़ेगा यूएस एफडीए के साथ, और ये कंपनी कर रही है ताकि वो जो इश्यूज है वो रिजॉल्व कर सके। तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं है, कंपनी के रेवेन्यूज में इंपैक्ट नहीं आएगा कंपनी ने कहा है, पर ये जल्दी रिजॉल्व हो जाए तो अच्छा है। चलिए आगे देखते हैं कि ये कंपनी आज ट्रेड कैसे हो रही है, इसे हमें लेना चाहिए या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जब हम वीडियो बना रहे हैं तो सोलारा एक्टिव फार्मा आप देख पा रहे हैं 1150 के लेवल पे ट्रेड हो रही है, और ये कंपनी फ्राइडे को 4.64% डाउन रही है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 सालों में। इस कंपनी का मार्केट कैप आप देखें तो 4119 करोड़ का है, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। पीई अगर आप देखें 29 का है, पीई बहुत सस्ता तो नहीं लग रहा है यहाँ में। बुक वैल्यू आप देखेंगे 280 का है, प्राइस टू बुक अगर आप देखेंगे 4.1 का है। इंडस्ट्री पी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जरूर इंडस्ट्री से पी इसका कम है, पर पी बहुत ज्यादा कम नहीं है। हाँ, पर आप देखेंगे जैसा कि इस इंडस्ट्री में पी बहुत ज्यादा कमांड हो रहा है, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बहुत ज्यादा फेवरेबल हो गए हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर एपीआई कंपनी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एपीआई कंपनी पे फोकस इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी रही है, और गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है कि एपीआई का बिजनेस इंडिया में बढ़े, और उसके लिए जो की स्टार्टिंग मटेरियल है उस पे भी इंडियन प्लेयर्स का फोकस हो। तो जो चाइना पे डिपेंडेंसी है वो ग्लोबली भी कम करना चाह रही है कंपनीज, और इंडिया गवर्नमेंट भी चाहती है कि चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो, तो उससे एपीआई प्लेयर्स को फायदा होगा। सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा फेवर में इस टाइम पे, इसलिए कंपनीज प्रीमियम पे ट्रेड हो रही है। पिछले क्वार्टर में जैसे हमने देखा क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा रहा था। इसके अलावा चलिए हम देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे
तो प्रमोटर्स की जो शेयर्स है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप देखें कंटिन्यूअसली प्रमोटर्स अपने शेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस आता है कि प्रमोटर भी अपने शेयर्स बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कुछ तो दिख रहा है इस कंपनी में। इसके अलावा एफआईआईज का देखेंगे तो उनकी भी शेयर होल्डिंग बहुत अच्छी रही है। जून के बाद अगर आप देखेंगे सितंबर में उनकी शेयर होल्डिंग जरूर कम हुई है, प्राइसेस बहुत ऊपर गए हैं, तो बहुत हद तक पॉसिबल है काफी एफआईआईज एग्जिट कर चुके हैं। तो डीआईआई का देखेंगे तो आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी यहाँ भी शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा है और इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने अभी हमें मिली है। तो यहाँ शेयर होल्डिंग में देखें तो यहाँ इस कंपनी को एफआईआईज डीआईआईज बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहे हैं। डिविडेंड भी देखें तो इस कंपनी ने 20% 50% डिविडेंड भी डिसेंट डिविडेंड भी दिया है। वैल्यूएशन के बारे में थोड़ा इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। तो पीएस अगर आप देखेंगे, जैसा हमने देखा पिछले Q1 में 15.7 का रहा था, यहाँ देख लेते हैं बेसिक 15.7, तो उससे अगर आप देखेंगे 15.7 को ही अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको 59 के आसपास मिल जाएगा। इस कंपनी का ईपीएस अगर आप देखेंगे 59 तक बढ़ेगा, तो ईपीएस में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है। उस तरह से देखेंगे तो इसके वैल्यूएशन इतने ज्यादा महंगे नहीं लग रहे हैं मुझे, पर और अभी आज की पी 30 है, पर अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे तो अगले साल देखेंगे तो आज के प्राइस पे उसकी पी 20 की हो जाएगी, 20 के आसपास हमें देखने मिलेगी अगर बस आपको जो Q1 ईपीएस है वो मेंटेन रहा। पर कंपनी का मानना है कि ईपीएस में और भी ज्यादा ग्रोथ आएगा, तो और ज्यादा अगर ग्रोथ आएगा तो अगर आप देखेंगे तो इनके अर्निंग्स बढ़ेंगी, तो जो पी है वो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। तो कंपनी बहुत ज्यादा महंगी अभी नहीं है, पर हाँ ये जो मार्केट सिनारियो उस हिसाब से ये थोड़ा है। अभी अर्निंग इनकी एक साल बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं एपीआई बिजनेस बहुत अच्छा कर रही है, अर्निंग अच्छा होने की उम्मीद है। पर हाँ आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि चाइना में जो एपीआई के लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो इस कंपनी ने तो जरूर कहा है कि इन्हें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, पर हमें देखना पड़ेगा कि उसका असर इनको कितना पड़ता है Q2 में। और जैसा कि हम जानते हैं Q1 में शॉर्टेज की वजह से बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे थे इनके क्लाइंट्स और इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा फायदा हो गया, पर वो सस्टेनेबल कितना है वो भी देखना पड़ेगा। तो ये बिजनेस में रिस्क जरूर है क्योंकि कमोडिटाइज बिजनेस है, तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा हमें कि ये कंपनी कैसे है, पर शॉर्ट टर्म में जरूर सेंटिमेंट्स बहुत फेवरेबल है, तो इस कंपनी में जरूर स्टेक लिया जा सकता है। इस कंपनी के शेयर जरूर जैसे जैसे गिरावट दिखे आप बाय कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि इनकी मार्जिन ये कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं और क्रैम्स बिजनेस इनका कैसे इवॉल्व कर रहा है। अगर इनका क्रैम्स बिजनेस बहुत अच्छे से इवॉल्व करता है तो बहुत ही अच्छा होगा और हम लॉन्ग टर्म इसे होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं इस कंपनी में थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे बेटर आता है एज कम्पेयर टू अगर आप देखेंगे आईओएलसीपी जो कि आइबुप्रोफेन बनाती है, क्योंकि वहां उस कंपनी का रेवेन्यू दो ही प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता है, इथाइल एसीटेट और आइबुप्रोफेन से, पर ये कंपनी काफी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। पर ये जो इनके मार्जिन है ये कितने हद तक मेंटेनेबल है वो हमें जरूर देखना पड़ेगा। तो प्राइस शॉर्ट टर्म में इस कंपनी में और अपसाइड देखने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे टारगेट्स जो हैं ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो इस कंपनी को टारगेट दिया है वो सारे टारगेट अगर आप देखेंगे तो 1600 से लेके 2100 के बीच में है। तो ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे रेटिंग इंप्रूव हुई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग मिली है इन्हें और टारगेट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो कंपनी के शॉर्ट टर्म आउटलुक बहुत अच्छे हैं। मैं इसे कंपनी को ऑब्जर्व करूंगा और देखूंगा कि इनका मार्जिन आगे कैसे मेंटेन हो रहा है और ये क्रैम्स बिजनेस में कैसे प्रोग्रेस कर। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कौन सा कंपनी चाहते हैं कि हम रिसर्च करें और आगे वीडियो बनाएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब करें।